बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि भाई कोई भी एक ख़ास ऐसा प्रॉब्लम जो हमें परेशान करे, हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर परेशानी पे पैदा करे, या फिर जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक की कह रही है कि भाई साइंस एक सिस्टमिक स्टडी है किसकी, नेचर की। सही है जी। और वो नेचर क्या है? नेचर आपको देखेंगे, हवा, पानी, जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो सब हमारी नेचर है। अब उस नेचर के अंदर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आ जाता है, या कि ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन कैसी करते हैं हम करते हैं बायोलॉजिकल वे से। और बायोलॉजिकल वे क्या करता है, उसे एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव करता है उस प्रॉब्लम के हल को। ठीक है जी। अब वो बता रहा है कि भाई कैसे करें और क्या करें। तो अगर हम देखें बायोलॉजिकल मेथड को, तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आ रही है, और वो ये आ रही है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के वर्ड लिखा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? मिसाल तौर पे हम कोई एक ख़ास किस्म की बीमारी के बारे में बात करते हैं, और वो बीमारी जो है वो हमें तकलीफ़ पहुँचा रही है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू कर देंगे। हम ऑब्ज़र्वेशन क्या करेंगे कि देखेंगे बीमारी किस तरीके से हो रही है, और किन-किन लोगों को हो रही है, और किन इलाकों में हो रही है। उसके बाद में देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसा इंटेलिजेंट गैस होता है जो हम बताते हैं कि भाई ये जो वजह है इस बीमारी की या इस तकलीफ की, वो ये है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रीजनिंग्स आती है। रीजनिंग क्या होती है? एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग होती है, दूसरी में डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो बात हमारा दोस्त कहता है कि हाँ भाई इसने ऐसा कहा और उसने वैसा कहा, या हमारे पास जो पुरानी फाइंडिंग्स होती हैं हम उसी को लेके चल देते हैं, उसी को मान लेते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये होता है कि जो कोई भी काम करता है उससे पूछा जाता है कि भाई जो तुमने ये काम किया आखिर क्यों किया, और किया तो उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स आई और किस तरह से आई, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो कुछ भी होता है उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो वो थ्योरी बन जाता है। नहीं तो होता क्या है कि वो फिर वो जो कुछ भी है वो दोबारा से किया जाता है, और उस चीज़ को हम दोबारा करके एक न्यू हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, और दोबारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी जो ये बायोलॉजी आपकी बुक कह रही है वो यही कह रही है कि भाई हमें इस तरह के समझाओ जो खुल के समझ सकें हम। अब वो खुल के हम ऐसे समझ सकते हैं मेरे भाई कि जो है ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे, तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम एक ख़ास तरीक़ा से चलना पड़ेगा, रास्ते में चलना पड़ेगा। और वो रास्ता क्या है कि मिसाल तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी है मलेरिया की, कि एक ज़माने में मलेरिया जो है वो किलिंग डिजीज़ मानी जाती थी। यानी कि जिस ज़माने में लोगों को रखा जाता था मलेरिया के अंदर, मलेरिया में जैसे ही वो लोग आते थे उनको जंगल में छोड़ के आ जाते थे। क्यों? उनका कोई इलाज नहीं था। तो आहिस्ता चलते करते-करते ऑब्ज़र्वेशन की तरफ आते हैं। अब ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है? ऑब्ज़र्वेशन बेसिकली हम ऐसे ले सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं बोलना बताना भूल गया आपको, कि एक ज़माने में लोग ये समझते थे कि जो मलेरिया है वो खराब हवा की वजह से होता है। ठीक है? तो उसने उसका नाम रखा गया माला। माला मतलब बैड, और एरिया मतलब होता है हवा। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला खराब हवा चलती है जिसकी वजह से जो है ना एक महामारी आ जाती है। महामारी मतलब एक जो ऐसा पैंडेमिक आ जाता है जिसकी वजह से हर कोई बीमार हो रहा होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी जो है ऑब्ज़र्वेशन की। ऑब्ज़र्वेशन क्या की? अब ऑब्ज़र्वेशन क्या होता है? ऑब्ज़र्वेशन के अंदर उन्होंने बोला कि भाई अब ये देखते हैं कि होता क्या है, क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम है, और ये किन लोगों में होता है। ठीक है जी। उसको ऑब्ज़र्व किया था कि सबसे पहला काम जो है आपकी उनका वो ऑब्ज़र्वेशन है। ठीक है जी। वो ऑब्ज़र्वेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफ़ाई करने करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद द ऑब्ज़र्वेशन। अब ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है? ऑब्ज़र्वेशन को लेके चलते हैं, तो हम ऑब्ज़र्वेशन देखते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन क्या होता है? उस ख़ास प्रॉब्लम में किसी भी एनिमल या प्लांट का जो बिहेवियर है उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। जैसे मिसाल तौर पे किसी को मलेरिया हो जाएगा, तो मलेरिया वाला जो पेशेंट है, भाईजान उसको बुखार हो जाएगा, बुखार होगा, सर्दी लगेगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ देखी जाती है, ऑब्ज़र्व की जाती है कि हाँ भाई इस तरह की अवामिल आ रहे हैं, तो ये बंदा जो है वो बीमार है, किसका? एक ख़ास बीमारी है, मलेरिया का मिसाल तौर पे। ठीक है जी। उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि आपकी बुक ये कह रही है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जा रही है भाई इसके अंदर। अब क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव मतलब अपने हाथ, आँगन, या जो आपके 5 सेंसेस हैं, उसके ज़रिए हम उसको
ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव क्या होती है कि हम खुद किसी खास किस्म के एक्सपेरिमेंटल आले के ज़रिए या इक्विपमेंट के ज़रिए उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो आपकी बुक ये कह रही है कि भाई 1980 में एक फ्रेंच फिजिशियन था, उसका नाम था लॉरेन। उसने भाई स्टडी की, उसने बताया कि जो मलेरिया है वो पेशेंट है, उसके अंदर उसने माइक्रोस्कोपिक स्टडी के जरिए पता किया कि प्लाज्मोडियम नाम का एक जो है प्रोटोजोआ है जो उसके अंदर मौजूद है और वही मलेरिया काज कर रहा है। ठीक है जी। उसने क्या किया भाई, उसका एक हाइपोथेसिस किया। हाइपोथेसिस मींस इंटेलिजेंट गैस, यानी कि किसी भी एक खास ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो एक बात कही जाती है, एक ऑब्जर्वेशन कही जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या था उसका, कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का कॉज है, उसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। तो उसने बोला भाई रीजनिंग की तरफ आ गए। अब रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग उन्होंने बोला कि भाई रीजनिंग ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हाँ भाई हम मान लेते हैं। देखिए कोई आपका दोस्त है, आपने उसे कोई बात बोली कि भाई यार ये काम जो है ना ऐसे होता है, तो वो आपका दोस्त है, करीबी दोस्त है, उसने बोला हाँ भाई मेरा दोस्त जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि जो पुरानी हमारे पास फाइंडिंग थी हमने उसी को लेके आगे बढ़ गए। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि वो ये बोलता है कि नहीं भाई नहीं, हम तो ये बात नहीं मानेंगे, हमें तो आप एक्सपेरिमेंट करके बताएं। या फिर इफ और बट आ जाता है, इफ देन आ जाता है कि भाई क्यों, वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों है। जैसे कि आपकी बुक ये कह रही है कि भाई शार्क जो है वो एक फिश है, और तो उसका वो सारे जो फिशेज हैं उनके जिस्म पे स्केल्स होते हैं, यानी छिलके होते हैं, तो शार्क के भी होने चाहिए, हालांकि शार्क के नहीं होते। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी बता रहा है वो कि इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, यानी कि मैंने बताया कि खास बात थी उसको लेकर हम मान लेते हैं कि हाँ भाई जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर वो ये कह रहा है कि हाँ भाई जनरल स्पेसिफिक है, हम इफ और देन पे आ जाएंगे और हम ये कहेंगे नहीं भाई नहीं, हमें तो एक्सपेरिमेंट करके बताएं। और ये रीजनिंग जो है वो ये भी बताएं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ से किसका, मलेरिया का। तो एक्सपेरिमेंट की जाती है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को एग्जामिन करते हैं। अब एग्जामिन के अंदर हमने ये देखा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप मौजूद है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मौजूद है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो हेल्थी लोग होते हैं, जिनको मलेरिया नहीं होता, उनका ब्लड सैंपल लेते हैं हम, तकरीबन 100 लोगों का लेते हैं मिसाल तौर पर। और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर भी हम क्या करते हैं, वो लोग हैं, ये वो 100 लोग हैं जिनको मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है जी। दोनों को एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास, हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उन सब की ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट बन गया। अब रिजल्ट क्या हुआ कि हमने रिजल्ट में देखा कि भाई हाँ सही कह रहा है भाई, जो है ना रिजल्ट के अंदर देखा हमने, जो आपका हाइपोथेसिस था इसके अंदर जितने भी पेशेंट थे उन जिनको मलेरिया था उनकी ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया था उसको, उस कंक्लूजन को हम जो है एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार फिर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और उस हाइपोथेसिस को हम सपोर्ट के लिए बोलते हैं कि भाई हाँ ये बात जो उसने बोली थी वो सही बोली थी। और हमारे पास एग्जाम्पल में आया कि कंक्लूजन क्या आया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई कि थ्योरी आ गई। अब थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ये होती है भाई कि जो थ्योरी में आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट बार बार करते हैं। ठीक है जी, बार बार करते हैं तो रिजल्ट जो सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है, तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। यानी कि ऐसी बात है जो ये थ्योरी जो है, ये जो लिखा गया है कि भाई जो प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ से मलेरिया का, वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कंडीशंस में बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया। इसके बाद ये आया कि जो प्लाज्मोडियम है वही काज कर रहा है किसको, मलेरिया का, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक थ्योरी बन गया। और लॉ और थ्योरी की हम बात करें तो अगर द साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट और हर जगह भी एक जैसा ही हो, इज अ वर्चुअल एंड irrefutable theory हो, और biology is short in the laws of due to puzzling nature of life। ठीक है जी। वो ये समझा रहा है आपको कि भाई जो लॉ है वो इस तरह से बनाया जाता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, थ्योरीज आई, उनको अगर कोई एक ऐसे शख्स जो इस चीज़ों को समझता है और बार बार उस एक्सपेरिमेंट के बाद भी रिजल्ट सेम आता है, तो कोई भी एक ऐसा
इंस्टीट्यूट उसको लॉ की तौर पर बता सकता है कि अब ये जो बात है ये फैक्ट है, ये नेचुरल फैक्ट है कि ये जो भी प्रॉब्लम है उसको इसी तरीके कार से हम हल कर सकते हैं और इसका नतीजा हमें यही सेम आएगा जो हमेशा से हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स की नतीजे में आया। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉ एंड प्रिंसिपल। वैसे बहुत आसान था, मुझे यकीन है कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें।